अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बीकॉम और बीबीए की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल रब्बानी है और ये वीडियो तैयार की जा रही है रब्बानीज़ कॉमर्स एजुकेशन की जानिब से। आज इस टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। कुछ जगहों पर उसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहा जाता है और कुछ जगहों पर उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। अब दोनों जगह पे इन्वेंट्री का नाम शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या है या इन्वेंट्री को किस तरह डिफाइन किया जाएगा। तो एज पर दी इन्वेंट्री डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्वेंट्री रेफर्स टू ऑल दी आइटम्स, गुड्स, मर्चेंडाइज एंड मटीरियल held by a business for selling in the market to earn a profit। यानी वो तमाम तर चीज़ें जिनमें गुड्स, मटेरियल, मर्चेंडाइज और मटेरियल शामिल हों जो कि बिजनेस के लिए मार्केट में यानी मार्केट में बेचने के लिए रखा जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए, हम उसको इन्वेंट्री का नाम देते हैं। अब इसको थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ a newspaper supplier use a vehicle to deliver newspaper to the customers, only the newspaper will be considered inventory। The vehicle will be treated as an assets। यानी अगर कोई न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए अपनी व्हीकल का इस्तेमाल करता है या अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ट्रीट होंगे एज ए इन्वेंट्री, लेकिन उसकी जो व्हीकल या जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उसको एज ए एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। एज पर दी इन्वेंट्री डेफिनेशन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है, इट्स एन एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दोनों सूरतों में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स दैट कैन बी रियलाइज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन और हैज़ अ वैल्यू फॉर एक्सचेंज। और इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आपके पास है एन एसेट्स विच इज़ इन प्रोसेस बट इन मेंट फॉर द सेल इन द मार्केट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, दूसरे नंबर पे आता है वर्क इन प्रोसेस, तीसरे नंबर में हमारे पास फिनिश गुड्स आती हैं। उसके बाद मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग के लिए जो चीज़ें हो वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा होती हैं। और उसके साथ साथ आता है ट्रांजिट इन्वेंट्रीज। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिकली क्या है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा होता है तो उसकी प्रिपरेशन के दौरान कंपनी को ये मालूम होना चाहिए कि उसके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री कितने की है। तो उस प्रोसेस को जानने का जो नाम है वो कहलाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहाँ हेल्पफुल साबित होता है। दिस इन वैल्यूएशन प्रोसेस आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड हेल्प्स टू प्लान परचेजिंग डिसीजन। यानी ये चीज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो हमारी परचेजिंग डिसीजन में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा हमारे पास आता है लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है WA जिसे हम वेटेड एवरेज कहते हैं। उसके बाद आता है SP जिसे हम स्टैंडर्ड प्राइस का नाम देते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं RP यानी रिप्लेसमेंट प्राइस की। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम की। इसमें हमारे पास दो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है और एक हमारे पास परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। जब हम बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तो हम कहते हैं कि एन एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ द गुड्स रिमेन ऑन हैंड इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यानी ये जानने के लिए कि आखिर में कितना सामान या कितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है उसको फिजिकली काउंट करना ज़रूरी होता है। और ये सारा प्रोसेस जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में किया जाता है। लेकिन उसके बरक्स जब हम बात करते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की तो हम देखते हैं कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन अ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस थ्रू आउट द पीरियड। यानी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड सेम टू सेम यानी ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो उसका रिकॉर्ड किया जाए और अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो उसका भी रिकॉर्ड उसी वक्त कर दिया जाए।
अब हम बात करते हैं अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जो कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो किस तरह की जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास मौजूद है वो है बिगिनिंग इन्वेंट्री। इसमें हमेशा हम ऐड करते हैं अपने पास परचेजेस को, और परचेजेस ऐड करने के बाद जो चीज़ आती है उसको नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का, और उसमें से जब माइनस किया जाता है एंडिंग इन्वेंट्री को, तो जो चीज़ बाकी बचती है उसको नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अब हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को एक सवाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कॉमर्स ट्रेडर यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। एज पर दी रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की, वो क्या है कि कैलकुलेट दी यूनिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ मार्च 2020। उसके बाद वो कह रहा है कि कंपनी यूज पीरियोडिक सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी जो हमें रिसीव हुई है उसमें ये चार्ट हमें शो कर रहा है कि 5 मार्च, 7 मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, ये वो डेट्स हैं जिसमें हमने परचेजिंग की है, और यूनिट्स के साथ साथ उसके रेट भी लिखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ 10 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च और 28 मार्च और 30 मार्च को जो सेल्स की गई हैं उसमें यूनिट्स तो लिखे हुए लेकिन उसके रेट्स नहीं लिखे गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है कि ऑल यूनिट्स आर सोल्ड एट द सेम रेट ऑफ ₹35। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब। एज पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन फॉर यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कितनी गुड्स अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या कहते हैं कि जितनी भी परचेजेस हमारे पास मौजूद होती हैं उन सबको हम सम अप कर लेते हैं, तो उसका जो टोटल हमारे पास आता है दैट विल शो दैट द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उस पर्पज़ के लिए हमने डेट, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, यूनिट रेट और उसके अमाउंट को ले लिया, और जितनी भी परचेजेस थी 5 मार्च की, 7 मार्च की, 12 मार्च की, 19 मार्च की, 22 मार्च की, और इन सब परचेजेस को एक जगह पे सम अप किया, तो टोटल यूनिट जो हमारे पास आए दैट वन इज 665। और इस टोटल यूनिट्स को हमने उस रेट से जब मल्टीप्लाई किया तो उसका जो टोटल आया दैट वन इज 13,755। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने नंबर ऑफ यूनिट्स भी काउंट कर लिए और साथ साथ अवेलेबल फॉर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका अमाउंट भी टोटल कर लिया। अब मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन की जानिब, और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कह रहा है कि कैलकुलेट फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी अब यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि ये जो टोटल परचेजेस हमारे पास आई थी, इस टोटल परचेजेस में जो 665 यूनिट शो हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो उसका अमाउंट है उसको चेक किया जाए। तो उसके लिए हम प्रोसेस बढ़ाते हैं आगे। तो हम ये देखते हैं कि यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 665, जो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे थे, हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया 665 की सूरत में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नंबर उसमें से हमने लेस किए, यानी यूनिट सोल्ड, जो कि पिछले हमने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेंशन है कि 160 यूनिट्स, 95 यूनिट्स, 70 यूनिट्स, 90 यूनिट्स एंड 140 यूनिट्स, ये सारे वो यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डेट्स में सेल आउट किए गए, उनका सम अप किया गया तो वो अमाउंट बनता है 555। और जब हम 665 में से 555 को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बाकी बचती है, द नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास आते हैं, दैट वन इज 110। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, किसमें कह रहा है कि कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी विद द हेल्प ऑफ फीफो मेथड। अब फीफो मेथड जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बाकी बचने वाली यकीनन जो चीज़ होगी वो आखिर में होगी हमारे पास, जो कि लास्ट मंथ में शो रही, यानी मार्च 22 यानी परचेजेस, इसमें से ही यूनिट्स की वैल्यूएशन को हम लेंगे। अब इसके हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो एंडिंग यूनिट आया है वो हमारे पास आया 110। अब हम उस पर जो रेट अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम इन यूनिट्स में से 110 यूनिट्स को कंसीडर करेंगे एज ए एंडिंग इन्वेंट्री और यही रेट अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास यूनिट्स, रेट और अमाउंट जो आएगा, तो यूनिट की सूरत में हमारे पास 110 यूनिट्स आ गए, ये 21 जो कि लास्ट में हमारे पास था, ये हमारे पास रेट यहाँ पर आ गया। जब हमने 110 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो जो अमाउंट हमारे पास आई वो आई 2310, यानी फीफो मेथड के थ्रू आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो यानी 110 यूनिट्स की जो वैल्यूएशन बनी वो बनी 2310। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी थ्रू विद द हेल्प ऑफ लिफो मेथड।
और जब हम LIFO मेथड की बात करते हैं तो LIFO मेथड का मतलब हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें भी हम मालूम करेंगे यूनिट्स, रेट और उसका अमाउंट। पहले हमारे पास 100 रुपीज़ 100 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 20 2000 का अमाउंट आया। उसके बाद 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 22 220 का अमाउंट आया। इन दोनों यूनिट्स को ऐड किया, 110 यूनिट्स हो गए। और LIFO मेथड के थ्रू जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है दैट बिकम्स 2220। फिफ्थ ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन में कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए हमें पर यूनिट का पता होना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल अमाउंट हमारे पास है 13,755, उसको डिवाइड किया जाएगा 665 से। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी दैट वन इज 20 रुपीज 20.68 पर यूनिट, यानी ये हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। इसके बाद देयरफॉर एज पर द वेटेड एवरेज मेथड वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री विल बी, क्या किया जाएगा, यानी 110 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 20.68 से। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी दैट विल बी कंसीडर एज ending inventory with the help of weighted average method and the amount is 2274.80।